हेलो डियर स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है अक्टूबर असाइनमेंट 3 कक्षा 12 अर्थशास्त्र। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपकी थर्ड असाइनमेंट यानी कि अक्टूबर मंथ की जो असाइनमेंट है वो आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स के असाइनमेंट के आंसर। तो सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इससे पहले हमने सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हैं और जो भी हिंदी इंग्लिश है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको असाइनमेंट के आंसर कैसे लिखने हैं ताकि आपको फुल मार्क्स मिले, क्योंकि ये असाइनमेंट के मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम में भी जुड़ सकते हैं। तो देखिए, इसमें आपके 5 क्वेश्चन दे रखे हैं इस असाइनमेंट में। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है एकाधिकार की परिभाषा दीजिए, ये कैसे एकाधिकारिक प्रतियोगिता से भिन्न है। तो सबसे पहले इसमें हमें एकाधिकार की परिभाषा देनी है। एकाधिकार बाजार का अर्थ लिखना है। तो हम यहाँ पे 4 या 5 लाइन के अंदर इसका अर्थ लिख देंगे जैसे मैंने लिखा हुआ है। तो पहले आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है एकाधिकार बाजार, उसके बाद उसका मीनिंग लिख देना है। तो आप इसी तरह से अगर क्वेश्चंस पेपर में भी अटेम्प्ट करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ हो गया। अब उन्होंने पूछा था कि एकाधिकारिक प्रतियोगिता से जो ये एकाधिकार है वो कैसे भिन्न है, यानी कि इसमें डिफरेंस बताना है कि दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस भी पॉइंट वाइज लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है कि वस्तु की प्रकृति, तो आपको ऐसे हेडिंग वाइज डाल के डिफरेंस लिखना है। तो ये क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो आपको कम से कम 4 डिफरेंस लिखने हैं और 1 नंबर का मीनिंग हो जाएगा। तो हमेशा 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखते हैं। तो इसमें सेकंड पॉइंट आ जाएगा विक्रेताओं की संख्या। एकाधिकार में विक्रेताओं की संख्या एक ही होती है तथा एकाधिकारिक प्रतियोगिता में विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। तो इन पॉइंटों से पता चल रहा है कि जो ये एकाधिकार है एकाधिकारिक प्रतियोगिता से भिन्न होती है। उसके बाद इसका 4th पॉइंट है लाभ संबंधी अंतर। 3rd पॉइंट है नई फर्मों के प्रवेश। तो आप इन्हीं पॉइंटों को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 4 नंबर के लिए क्वेश्चन था। उसके बाद असाइनमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक फर्म को कीमत स्वीकारक कब कहा जाता है। तो देखिए, इसमें तो पहले हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके लिख देंगे, फिर इसके कारण भी बताएंगे। तो स्टूडेंट, आपको सभी आंसर्स के लिए वीडियो को एंड तक देखना है और आपको इसी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप पीडीएफ को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। 8 400 400 400। तो फ्रेंड्स, याद कर लीजिए ये नंबर, चाहे आपका क्वेश्चंस मैथ से रिलेटेड हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से रिलेटेड हो, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस अपने फ़ोन नंबर में आपको 8 400 400 400 नंबर जो ऐड करना है, उसके बाद अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा 5 सेकंड के अंदर। क्लास 6 से 12 IIT मेन एडवांस सभी बोर्ड्स के बच्चों के लिए है। तो अभी जाइए, देर किस बात की, अपना सवाल व्हाट्सअप करें और सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन पे थे हम कि एक फर्म को कीमत स्वीकारक कब कहा जाता है। तो इसमें इसका आंसर आ जाएगा एक फर्म को कीमत स्वीकारक फर्म तभी कहा जाएगा जब वस्तु की कीमत बाजार मांग और बाजार पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। तो ये काफ़ी नहीं है इतने मार्क्स के लिए, तो हम यहाँ पे कारण लिखेंगे, इसके कारण निम्नलिखित है। तो आपको ऐसे ही डाल के लिखना है। उसके बाद पॉइंटों में हम इनके कारण लिखेंगे। तो पहला कारण है विक्रेताओं एवं क्रेताओं की बड़ी संख्या जो बाजार की पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकते। दूसरा कारण है वस्तुएं समरूप होती है, इसलिए कोई भी फर्म प्रचलित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल करेगी तो क्रेता एक फर्म छोड़कर दूसरी फर्म की ओर चला जाएगा। उसके बाद तीसरा है यहाँ पे क्रेता एवं विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, तब प्रत्येक फर्म मूल्य स्वीकारक होती है। तो देखिए, यहाँ पे इसके 3 कारण हो गए, तो ये आराम से आपका बड़े नंबर के लिए क्वेश्चन बन गया। उसके बाद जो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप सामने देख रहे हैं, तो इसको आपको तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि ये कम नंबर में काफ़ी ज़्यादा बड़ा पूछ रखा है। तो आपको ये पॉइंट है, आप इनमें से 3 या 4 लाइन का छाट के खुद से लिख सकते हैं, पर पॉइंट आपको यही लिखने हैं। तो सेकंड पॉइंट है मांग तथा पूर्ति में बराबर वृद्धि संतुलन कीमत पर प्रभाव। तो आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। उसके बाद 3rd पॉइंट है मांग में कम वृद्धि तथा पूर्ति में अधिक वृद्धि, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये हल्का फुल्का थोड़ा सा बताना है, बस 3 से 4 लाइन के अंदर इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद दूसरी तरीके से भी अंतर जो है पड़ता है, तो यहाँ पे सभी को दे रखा है मांग में अधिक कमी तथा पूर्ति में कम कमी। तो उसका डायग्राम है यहाँ पे। ये एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ी थोड़ी देनी है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा है नहीं ये क्वेश्चन।
मार्क्स इसके कम दे रखे हैं, पर ये क्वेश्चन बड़े वाला पूछ रखा है। अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रश्न नंबर 4, क्या पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक है? स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, पहले आपको पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में लिखना है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके सामने ये क्लियर लिखा हुआ है, आपको सेम यही लिखना है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह अवस्था है जिसमें वस्तु के बहुत अधिक क्रेता विक्रेता होते हैं, जिन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। तो इसी के बारे में हम लिख देंगे। यहाँ पे पूरा स्पष्टीकरण दिया गया है, तो ये आपका आराम से बैठ जाएगा फुल मार्क्स में। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दें। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसके 2 पैराग्राफ हो जाएंगे। ये 1 पेज का आपका आराम से बन जाएगा ये क्वेश्चन। उसके बाद आपके असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन आता है, अति अल्पकाल के बाजार का मूल्य निर्धारण पर क्या प्रभाव पड़ता है? रेखा चित्र द्वारा समझाइए। तो इसमें आपको डायग्राम भी बनाना है, तो डायग्राम भी हम आपको दिखाएंगे। पहले बताना है कि क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो अति अल्पकाल में मूल्य, पहले आपको हेडिंग डालनी है, अति अल्पकाल में मूल्य निर्धारण। तो पहले आपको अति अल्पकाल के बारे में बताना है कि अति अल्पकाल वह अवधि होती है जिसमें कुल पूर्ति स्थिर रहती है। अति अल्पकाल में समय इतना कम होता है कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करना असंभव नहीं होता है, यानी कि असंभव होता है। इस दृष्टि से नाशवान वस्तुओं में अति अल्पकाल या बाजार अवधि प्राय एक दिन तक दिखाऊ वस्तु की बाजार अवधि कुछ दिन या कुछ सप्ताह तक होती है। उसके बाद आपको बीच में डायग्राम बना देना है, सिंपल सा डायग्राम है। इसमें डिमांड के कर्व दिखाए गए हैं 3 और प्राइस सप्लाई भी दिखाया गया है। तो ये आपको डायग्राम बना लेना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डायग्राम आपको पेंसिल से बनाना है, ठीक है। चाहे आप एग्जाम में भी डायग्राम बनाते हो तो हमेशा आपको पेंसिल से बनाना चाहिए। उसके बाद इस डायग्राम को हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। चित्र द्वारा स्पष्टीकरण, ये हेडिंग डालेंगे हम ब्लैक पेन से। उसके बाद हम यहाँ पे स्पष्टीकरण देंगे इसका। प्रस्तुत रेखा चित्र में पूर्ति स्थिर होने के कारण पूर्ति रेखा SQ को एक खड़ी रेखा के रूप में प्रदर्शित किया गया है। 0OQ पूर्ति स्थिर है। मांग रेखा DD है। मांग तथा पूर्ति रेखा एक दूसरे को P बिंदु पर काट रही है। तो अतः वस्तु की कीमत PQ निर्धारित होती है। यदि मांग बढ़कर D1 हो जाती है तो कीमत बढ़कर PQ हो जाती है। यदि मांग घटकर D2 हो जाएगी तो कीमत घटकर P1Q हो जाएगी। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी क्लास 12 की अक्टूबर मंथ की असाइनमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है या कोई भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। और PDF के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। और सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के लिंक भी आपको वहीं दे दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।